हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक या फिर एम करीम के दूसरे किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L and mass small m is pulled by a constant force F. Find the tension in the rope at a distance x from the end where it is applied. ओके स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है कि आपको एक रोप दिया हुआ है जिसका लेंथ आपका टोटल लेंथ L है और मास इसका स्मॉल m है। इसके एक इंड पे हम F वैल्यू का फोर्स लगाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस इंड से x डिस्टेंस पे यहाँ पर इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा। ऑब्वियसली आपने इसे किसी फोर्स से इसको आप जब खींचेंगे तो उसके चलते क्या होगा, इसमें टेंशन डेवलप होगा। तो सपोज करते हैं कि मान लिया यहाँ पर जो टेंशन जो डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू T है। तो T का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दो पार्ट में इसको हम लोग बांट देंगे और दोनों पार्ट का सिंपल सा तरीका है कि हम लोग इसका FBD ड्रॉ करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma को अप्लाई करेंगे। देखिए ये दो पार्ट को हम लोग दिखा दिए हैं। ये जो पार्ट है इसका लेंथ x है, आप समझ रहे हैं, और इसके एक एंड पर F वैल्यू का फोर्स ये अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से इसको हम लोग ब्रेक किए हैं तो मतलब यहाँ पर इस एंड में आप समझ रहे हैं इस पर T वैल्यू का ये टेंशन डेवलप हुआ और यहाँ पर सिमिलरली इस एंड में T वैल्यू का टेंशन डेवलप हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि भाई ये जो दोनों सेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा और साथ ही साथ इस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल, मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये मूव किया मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये मूव किया, या फिर कहें कि ये टोटल जो हमारा रोप था उस सेम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। तो इस ए का वैल्यू हम पिछले क्लास में बेसिक बात बताए थे आपको कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि सिंपल कैसे ए का वैल्यू होगा। तो टोटल इस पे कितना फोर्स लग रहा है भाई, टोटल फोर्स इस पर एक ही F फोर्स लग रहा है। ये तो इंटरनल फोर्स है, T इसको नहीं कंसिडर करेंगे। टोटल F फोर्स लग रहा है और इसका टोटल मास कितना है, m है। तो F डिवाइडेड बाई m, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, मास होना चाहिए। अब इतना सेक्शन का कितना मास है, इतना सेक्शन का कितना मास है, अब ये कैसे निकालेंगे। तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक दिया हुआ है कि भाई टोटल L लेंथ का जो है m मास है। ध्यान दीजिए L लेंथ के लिए m मास है, तो अगर यूनिट लेंथ होता तो कितना मास होता उसका, m/L। अब ये इसका लेंथ कितना है, x है, ये ध्यान दीजिए इसका लेंथ कितना है, x है। तो x लेंथ का कितना मास होगा, x लेंथ का कितना मास होगा, तो m/L इंटू x। मतलब ये जो पोर्शन है इसका मास हो गया m/L इंटू x। क्लियर है। अच्छा उसी तरह ये जो पोर्शन मेरा बच गया, ये पोर्शन इसका लेंथ कितना होगा भाई, टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा आपका L माइनस x। आप समझ रहे हैं। तो L माइनस x लेंथ का कितना मास हो जाएगा, यूनिट लेंथ का इतना मास है तो L माइनस x लेंथ का कितना मास हो जाएगा, m/L इंटू L माइनस x। बहुत ही क्लियर है। चलिए ठीक है। तो अब इसका मास कितना हो गया, m/L इंटू L माइनस x। चलिए इतना मास हो गया इसका। अब हम लोग बहुत आसानी से दोनों के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना दोनों के लिए यूज करने या लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमेशा फोकस रखिए कि आपको निकालना क्या है। निकालना है आपको टेंशन का वैल्यू, T का वैल्यू। तो आप सिंपली अगर डायरेक्टली इस सेक्शन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इस पर एक ही फोर्स लग रहा है T। तो F=, इसका मास कितना है, मास इतना हम लोग निकाल चुके हैं m/L इंटू L माइनस x। इतना मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन से, तो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इस a एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं m/L इंटू L माइनस x इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू। ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू F/m। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका बच गया F/L इंटू L माइनस x। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, f हो गया L से दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस x/L इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स कह रहा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज F1 एंड F2 अप्लाइड टू इट्स टू ends एंड डायरेक्टेड अपोजिटली विथ what force F will the rod be stretched in the cross section at a distance x from the end where F1 is applied। ओके स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या है सिचुएशन कि एक रॉड दिया हुआ है और इस रॉड का लेंथ L है, इसके दोनों इन पे, एक इन पे F1 फोर्स लगाया जा रहा है, दूसरे इन पर F2 वैल्यू का, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जिस एंड पर F1 वैल्यू का फोर्स लगाया जा रहा है उससे x डिस्टेंस पे, अब क्या है कि दोनों तरफ से हम लोगों ने खींचा तो आपस में क्या होगा, इसका सर्टेन अपना जो मॉलिक्यूल्स है सब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होगा कि फोर्स लगा रहा होगा, सब अपोजिट नेचर का एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि सब स्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है। मतलब यहाँ पर x डिस्टेंस पे ये इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर जो F वैल्यू का जो फोर्स लग रहा है इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो यहाँ पर का जो मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ जस्ट इस सेक्शन का जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये चूंकि ये फोर्स इधर टेंडेंसी इसको इधर खींचने का, तो ये इस पर इधर वैल्यू का फोर्स लगा रहा होगा, और ये इसके जस्ट बगल वाला सेक्शन का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो लेयर जो होगा वो इस पर इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स का वैल्यू न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से सेम होगा। इसी F वैल्यू का फोर्स निकालना है। तो सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्या करेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में, तो हम लोग इसको भाई दोनों को अलग अलग सेक्शन में हम लोग इस तरह से पहले दिखा देंगे। ठीक है, एक जो सेक्शन है इस रॉड का ये x लेंथ का है, आप समझ रहे हैं, ये x लेंथ का है, तो ये लेंथ कितना हो गया, L माइनस x लेंथ का हो गया। क्लियर है। चलिए इसके इस एंड पर F1 वैल्यू का फोर्स लग रहा है और यहीं पर यहाँ पर इस तरह से ये F वैल्यू का फोर्स लग रहा है। कैसे, आप समझ रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी इस तरफ F वैल्यू का ये टेंशन फोर्स आप इसको कह सकते हैं, ये लग रहा है। चलिए, और यहाँ पर इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में ये F2 वैल्यू का फोर्स लग रहा है। तो कैसे सोचेंगे। अगेन एक बात तो क्लियर है भाई कि दोनों जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, मतलब ये अगर A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये भी A एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि दोनों इनफैक्ट एक ही बॉडी है ना। अब ये बॉडी अलग हुआ नहीं है, अलग करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि x डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इंटरनली कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अलग दिखा रहा है। अदरवाइज ये एक है, मतलब ये सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये उतना ही एक्सेलरेशन से ये और उतना ही एक्सेलरेशन से कहें कि ये पूरा बॉडी मूव कर रहा है। एक ही बात है। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान, जस्ट हम लोग इसके पहले बहुत बार कर चुके हैं कि सिंपल क्या करना है कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कि उस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स, ध्यान दीजिए, इंटरनल फोर्स को हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं। इधर F1 वैल्यू का फोर्स लग रहा है, इधर F2 वैल्यू का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 हो गया। क्लियर है। तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो इसका टोटल मास कितना है ये हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका टोटल मास जो है ये हम कैपिटल M मान लेते हैं। और ऐसे भी इसका ज़रूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोगों को इसका भी मास का जरूरत पड़ेगा, इसका भी मास का जरूरत पड़ेगा। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, यूनिट लेंथ का कितना मास है, तो इतना लेंथ का कितना मास है, तो मास को एज्यूम करना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है। तो मान लेते हैं टोटल मास M है, तो टोटल मास M से डिवाइड कर दिए, ये इतना एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके इसका मास का वैल्यू, चूंकि इसके लिए मान लीजिए इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो F1 माइनस F, हमेशा टारगेट रखना है कि निकालना हम लोगों को क्या है, F का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी एक का इक्वेशन लिखेंगे F1 माइनस F इक्वल्स टू इसका मास I इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो इसका मास निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए x लेंथ का कितना मास है ये निकालने के लिए टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, मतलब L लेंथ का मास M है, तो यूनिट लेंथ का मास M बाई L होगा, तो x लेंथ का मास M बाई L इंटू x, मतलब इसका मास हो गया M बाई L इंटू x। क्लियर है। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, F1 माइनस F, नेट फोर्स F1 माइनस F, F1 माइनस F इक्वल्स टू मास, इसका मास कितना हो गया M बाई L इंटू एक्स, M बाई L इंटू एक्स, और इंटू इसका एक्सेलरेशन जो कि A है। ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैसे इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद तो इनफैक्ट मैथ है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, टारगेट है कि हम लोगों का F का वैल्यू निकालना है। चलिए F1 माइनस F, कोई दिक्कत नहीं है,
चलते चले जाते हैं m बाई एल इंटू एक्स। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का यहाँ पे इतना वैल्यू है f1 माइनस f2, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं और डिवाइडेड बाई m। देखिए यहाँ से m हम लोगों को पता भी नहीं था और m यहाँ से कैंसिल भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं f1 माइनस f इक्वल्स टू, ये हो गया f1 माइनस f2 इंटू एक्स ऊपर में और नीचे में बच गया आपका l बच गया। क्लियर है? अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, f का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग f का डायरेक्टली लिख लेते हैं, f को इस तरफ कर देंगे तो ये टोटल टर्म उधर चला जाएगा। तो f इक्वल टू हो जाएगा f1 माइनस, ध्यान दीजिएगा f1 माइनस ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टर्म हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया f1 माइनस f2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l। अब यहाँ से देखिए यही आपका आंसर हो गया फाइनली। ये आपको ऊपर में हो गया f1l माइनस f1x प्लस f2x डिवाइडेड बाई l। ये इतना आपका आंसर हो गया और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा ये f1 हो गया l माइनस x प्लस f2x डिवाइडेड बाई l। देख लेते हैं आंसर इनफैक्ट क्या दिया हुआ है, किस तरह से f1 माइनस f2 बाई x बाई l प्लस f1। अच्छा चलिए आंसर इनफैक्ट इतना करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। देखिए जहाँ तक आंसर मिलाने की बात है, ये आंसर आपका बस इतना ही दिया हुआ है। ये f1 का f1 यहाँ पर लिख दिए हैं, ये प्लस, ध्यान दीजिएगा ये अंदर वाले को f1 माइनस f2 को हम f2 माइनस f1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा f2 माइनस f1 और ये डिवाइडेड बाई l, सो डेट कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया चूँकि ये f2 माइनस f1 अब हो गया f1 माइनस f2 के जगह पे, और ये इतना इंटू एक्स, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 blocks of mass m1 equals to 2 kg, m2 4 kg and m3 6 kg are connected by light strings on a frictionless inclined plane of 60 degree. A force F of 120 Newton is applied upwards along the incline to the uppermost block, causing an upward movement of the block. Calculate the acceleration of the blocks and the tension in the strings. Take g equals to 10 meter per second square. सिचुएशन बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स कि एक इंक्लाइन प्लेन पर इस तरह से 2 kg, 4 kg और 6 kg का 3 ब्लॉक रखा हुआ है। 120 न्यूटन के फोर्स से इस तरह से ऊपर की ओर इसको खींचा जा रहा है। तो कितना एक्सेलरेशन से ये सब मूव कर रहा है और साथ ही साथ स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है? एक एक करके निकालते हैं। एक्सेलरेशन का पहले वैल्यू निकालते हैं। एक बात तो बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट कि ये तीनों ब्लॉक जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्लियर है? बहुत ही आसान है, एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं क्योंकि सेम टाइम में सेम वैल्यू का फोर्स लग रहा है। सेम टाइम में जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, उतना ये चलेगा, मतलब जितना इसका वेलोसिटी चेंज होगा उतना इसका वेलोसिटी चेंज होगा, उतना इसका वेलोसिटी चेंज होगा। कहने का मतलब है कि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? चलिए अब एक्सेलरेशन जब भी हम लोगों को इस तरह की सिचुएशन में निकालना होता है, अलग अलग ब्लॉक है लेकिन सब सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों का तीनों के जगह पर एक ही ब्लॉक है जिसका मास जो है वो तीनों के मास के बराबर है। कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन को एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से भाई, ये 60 डिग्री का ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है 2 kg प्लस 4 प्लस 6, मतलब ये हो गया 12 kg का ये मास रखा हुआ है और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जितना ये तीनों एक्सेलरेशन से मूव करेगा उतना ही ये भी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और इसके एक तरफ जो है कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में इस पर और कौन सा फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा, इसका जो वेट होगा 12 kg का 12g जो वेट होगा उसका एक कंपोनेंट इस तरफ जो होता है और स्लोप की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, mg sin थीटा। एस से स्लोप, एस से साइन, हमेशा ध्यान रखना, याद रखना है। मतलब mg sin थीटा, मतलब ये m कितना हो गया 12g और sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं सीधे अपवर्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो 120 माइनस
12 जी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। नेट फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, इस पर, और इस इक्वल टू इसका मास कितना हो गया 12, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अब यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। ये हो गया 120, ये हो गया 12 इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, साइन 60 डिग्री मतलब ये हो गया √3/2, और ये हो गया 12 इंटू ए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 120, ये हो गया 60, √3 का वैल्यू 1.732, और ये हो गया 12a। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने का स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ इतना आ जाता है। डिटेल स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और चलिए हम लोग निकालते हैं T1 और T2 का वैल्यू। ऑब्वियसली टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो हमेशा हम लोग निकाल लेते हैं, भाई एक ही बॉडी है, जूम कर लिए, मान लिए, निकाल लिए, चलिए आसानी से। टेंशन का निकालने के लिए अब क्या है, एक एक करके देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप T1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, T1 टेंशन जो है, उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं जो 2 kg वाला जो ब्लॉक है, इसका FBD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, T1 लग रहा है, क्लियर है। और इस डायरेक्शन में इस टी पर आप समझ सकते हैं mg साइन थीटा, ये आपका 60 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, तो इस डायरेक्शन में इस पर लग रहा होगा mg, मतलब m मतलब ये 2 kg हो गया, g और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिस ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे और T1 का वैल्यू हम लोगों को निकलेगा, ये आपका T1 है। मतलब अब इसके लिए ध्यान दीजिए, इस 2 kg वाला ब्लॉक के लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन अब लिखने जा रहे हैं। तो क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू इसका मास इंटू इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, तो T1 माइनस कितना, यही ना नेट फोर्स है। चलिए मतलब इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, T1 माइनस 2g साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, चलिए मिक्स नहीं हम, इक्वल्स टू इसका मास कितना है 2 kg, और इसका एक्सेलरेशन a, जो कि हम लोगों को a का वैल्यू पता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में रख लेते हैं। ये T1 हो गया, ये 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अब रख देंगे 1.34, और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सॉल्व करने का T1 का वैल्यू 20 न्यूटन आ जाता है। अब हम लोग T2 का वैल्यू निकालेंगे। अब जाहिर सा बात है, T2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए 4 kg का, ठीक है, तभी आपको T2 इसमें टर्म आएगा, या फिर आप 6 kg का ड्रॉ कीजिएगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो भी आपको T2 उसमें आ जाएगा। कोई एक आप ड्रॉ करके, हम चलिए 4 kg वाला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आपको 6 kg वाला 4 kg का करने के बाद, अगर आप बिगनर हैं तो आपको करके देखना चाहिए। चलिए 4 kg वाला यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, ये आपका 4 kg का ब्लॉक हो गया। अब चलिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, भाई जाहिर सा बात है हम लोग को T2 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं, इस पर T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, समझ रहे हैं। टेंशन का डायरेक्शन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा जो कनेक्टिंग जो टचिंग जो पॉइंट होता है उससे दूर होता है, उससे दूर। टेंशन यहाँ पर अगर दिखाएंगे तो इससे दूर, यहाँ पर अगर दिखाएंगे तो टेंशन का वैल्यू इससे दूर, मतलब इस तरफ हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर टेंशन दिखाएंगे तो इससे दूर इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन का वैल्यू दिखाना होगा तो इससे दूर। ये छोटा छोटा चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो 4 kg का ब्लॉक है, इस पर T2 का वैल्यू हम लोग इस डायरेक्शन में दिखा दी। अब चलिए, और इधर T1 भी लग रहा होगा। चलिए चूंकि इस तरफ भी ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इधर एक इस पर ये T1 लग रहा है। चलिए और कोई फोर्स इस पर, जाहिर सा बात है इसका जो वेट का जो कंपोनेंट होगा, इसका वेट mg, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो भी इस पर फोर्स लग रहा होगा। और जो इस डायरेक्शन में कितना इसका कंपोनेंट हो जाता है, mg साइन थीटा, अभी हम लोग जस्ट यूज भी किए ये सब चीज़, तो mg साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, mg मतलब इसका मास है 4 kg, तो mg 4g साइन 60 डिग्री, मतलब टोटल इस पर इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन टोटल अब 3 फोर्स लग रहा है, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स इस पर अप द इंक्लाइन है। तो अप द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना है वो लिखेंगे, F इक्वल्स टू मास इसका और इसका एक्सेलरेशन। मतलब नेट फोर्स अप द इंक्लाइन कितना हो गया, ध्यान दीजिए, मतलब इस डायरेक्शन में T2 है, तो T2 माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, नेट फोर्स उतना उधर लग रहा है, माइनस T1 माइनस 4g साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू इसका मास कितना है 4 kg, और इसका एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए का वैल्यू हम लोग को पता है, रख देंगे। चलिए T1 का भी वैल्यू इनफैक्ट हम लोग निकाल चुके हैं 20 न्यूटन, और T2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए T2 माइनस T1 का वैल्यू 20 माइनस 4 इंटू जी का वैल्यू 10 साइन 60 डिग्री √3/2, 4 इंटू एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निकाल चुके हैं 1.34,
3 4 और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने का स्टूडेंट T2 का वैल्यू 16 न्यूटन आ जाता है। डिटेल स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन द फिगर शोन द ब्लॉक M इज ऑफ मास 4 kg, कैलकुलेट व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P इन ऑर्डर दैट ब्लॉक इज लिफ्टेड ऑफ द फ्लोर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है 4 kg का और इस पर इस तरह से P वैल्यू का फोर्स लगाया जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे। तो पूछा जा रहा है कि P का मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए, कम से कम कितना वैल्यू होना चाहिए, सो दैट कि इसको जस्ट उठाया जा सके, लिफ्ट ऑफ द फ्लोर, मतलब ये फ्लोर को छोड़ दे। क्लियर है, कितना वैल्यू का मिनिमम फोर्स लगना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। फ्लोर को इसको छोड़ना है, फ्लोर को जस्ट छोड़ दे, मतलब इस पर नीचे की ओर हम देखेंगे कि कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है। और अगर नीचे की ओर सपोज कीजिए कि मान लिया 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जस्ट मिनिमम 5 न्यूटन या 5 न्यूटन से जस्ट बड़ा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये फ्लोर को छोड़ देगा। पक्का बात है। चलिए अब इस पर कितना भाई नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा है इसका नीचे की ओर, वेट mg, मास है 4 kg, तो इस पर नीचे की ओर कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है mg 4 m, और g का वैल्यू 9.8 चलिए हम लोग ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो ये हो जाएगा 8 चक 32 के 2 हाथ में 3 9 चक 36 37 38 39, मतलब 39.2 न्यूटन का वैल्यू का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर मिनिमम इतना वैल्यू का फोर्स लगना चाहिए। क्लियर है। अब ऊपर की ओर इस पर भाई फोर्स कहाँ से लगेगा, तो यही P वैल्यू का फोर्स लगेगा। इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि देखिए इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये हो गया P cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू इसका हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, वेरी इजी, P sin 30 डिग्री, मतलब कि P sin 30 डिग्री का वैल्यू कम से कम मिनिमम होना चाहिए 39.2। अब यहाँ पर मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, सब चीज़ तो फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ से जो P का वैल्यू निकलेगा वही P का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, जो कि हम लोगों को निकालना है, सो डैट कि ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, P sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो गया, दिस इज 39.2, इसलिए P का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 39.2, मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 9 6 1 7, मतलब 78.4 न्यूटन इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कह रहा है, इफ द बॉक्स B इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन g/2, देन व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑफ मास स्मॉल m ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स इन द गिवन फिगर। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, देखिए इसको बॉक्स कह रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है B। इस बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा गया, उस ब्लॉक का नाम दिया गया है A, और उस ब्लॉक का मास स्मॉल m दिया गया है। क्वेश्चन में आपको और भी दिया गया है कि ये बॉक्स जो है डिसेंडिंग, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, g/2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ये ब्लॉक जो है, जिसका A जो ब्लॉक है, जिसका मास स्मॉल m है, ये इस बॉक्स के फ्लोर पर, इसके ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रहा है, यही हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक का और बॉक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma का यूज करके कुछ इक्वेशन लिखेंगे, और वहाँ से कुछ हम लोगों को रास्ता मिलेगा। इतना तो क्लियर है, तभी तो फिर ये इंटरनल ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है, वही जो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, जब ये इक्वेशन लिखने लगेंगे तब तो वहीं पर ये फोर्स आएगा, ये फोर्स का टर्म आएगा, तो मतलब कुछ रास्ता निकलेगा। तो इस तरह से सोचेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक एक करके। मान लिया पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ये बॉक्स का, एक ये हम लोग बॉक्स दिखा दिए, और एक यहाँ पर हम दिखा दिए आपका ब्लॉक दिखा दिए। इस ब्लॉक का मास हम लोगों को पता है स्मॉल m। बॉक्स जो है g/2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, g/2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स जब g/2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बॉक्स के साथ साथ बॉक्स में जो भी सामान है, अगर कोई पर्सन खड़ा होता, कोई नट बोल्ट में अगर लगा हुआ होता, तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है सब g/2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m, ये जो ब्लॉक है, ये भी g/2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ। यहाँ पर एक बात आपको स्टूडेंट, आपको अभी ध्यान आया, एससी और में इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को। वहाँ पर और भी था कि एक ब्लॉक के ऊपर भी और कोई ब्लॉक रखा हुआ था, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे फिलहाल अभी। तो दोनों, एक बात तो क्लियर है, ये बॉक्स बी जो है और जो ब्लॉक ए है, ये दोनों का दोनों जो है
आपका सेम एक्सेलरेशन g/2 से मूव कर रहा है। अब फाइनली हम लोगों को निकालना है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये इस बॉक्स के सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो मान लेते हैं, देखिए अब उस फोर्स को हम दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था ये R फोर्स लगा रहा था, मान लेते हैं R फोर्स लगा रहा था, कुछ भी, R फॉर राहुल मेरा नाम आप मान लीजिए। चलिए, तो पक्का बात है कि जब इसका ब्लॉक का जो सरफेस है, जब बॉक्स के सरफेस पर R वैल्यू का फोर्स लगाया है तो बॉक्स का भी जो सरफेस होगा ब्लॉक के सरफेस पर R वैल्यू का फोर्स ऊपर की ओर लगा दिया गया होगा, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बॉक्स का भी जो सरफेस है ये ब्लॉक के सरफेस पर R वैल्यू का फोर्स इस तरह से लगा दिया गया होगा। चलिए, और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पक्का बात है इसका मास m है तो इसका वेट जो है नीचे mg की ओर लग रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका भी सर्टेन मास होगा। ये बॉक्स का मान लेते हैं अगर इसका मास कैपिटल M होगा तो इस पर भी नीचे की ओर ये mg फोर्स लग रहा होगा। अब हम लोगों को निकालना है R का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को जो निकालना है ये लैंग्वेज में लिख दिए थे हम लोग, R का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें इसके लिए इक्वेशन को लिखने में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। रीजन क्योंकि ये m का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, बॉक्स का मास नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मास स्मॉल m दिया गया है। और यहाँ से डायरेक्ट आप देखिए इक्वेशन लिखिएगा ना तो बहुत आसानी से यहाँ पर सब चीज़ हम लोगों को पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है, इसका मास पता है, इसका जो ये फोर्स लग रहा है ये भी पता है, एक अननोन यही है, मतलब वहां से डायरेक्ट मेरा वैल्यू निकल जाएगा R का। कैसे सोच रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इस पर अब नेट फोर्स ये नीचे की ओर मूव कर रहा है g/2 एक्सेलरेशन से, तो इस पर नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना लग रहा है? देखिए, एक mg फोर्स नीचे की ओर, एक R फोर्स ऊपर की ओर, मतलब नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया? mg माइनस R, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मास कितना हो गया? m, और नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन कितना है? g/2। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये R आपका हो गया, ये R आपका इधर हो गया, तो mg माइनस ये हो गया mg/2, मतलब बहुत ही क्लियर है भाई कि R का वैल्यू निकल गया, mg/2 इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट कह रहा है, एन एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अटैच्ड इन द एलिवेटर इफ इट्स बॉब इज ऑफ मास 0.2 kg। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि एक एलिवेटर है, वो एलिवेटर जो है ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। चलिए, इस एलिवेटर में एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, उस सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास आपको दिया गया है 0.2 kg। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन डेवलप हो रहा है। टेंशन का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान। डायरेक्टली कैसे सोचेंगे भाई? अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जब एलिवेटर जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि एलिवेटर में जो भी सामान है, अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। मतलब हम लोगों को अब एक बात तो पता चल गया कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इस सिंपल पेंडुलम का मास भी दिया हुआ है। तो भाई इस सिंपल पेंडुलम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके और उसके लिए इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे। वहाँ पे सारा चीज़ नोन होगा, एक ही अननोन होगा, टेंशन, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। इतना आपके माइंड में चलना चाहिए। तो अब यहाँ से इतना सोचने के बाद हम लोग सोच लिए भाई कि ये सिंपल पेंडुलम का, चलिए हम लोग थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं, बॉडी ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक इस पर टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, चलिए ठीक है, और इसका मास जो है 0.2 kg है, मतलब इस पर नीचे की ओर 0.2 इंटू जी, वेट इसका, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, मतलब ये हो गया 2 न्यूटन। क्लियर है? चलिए, 2 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर लग रहा है और ये सिंपल पेंडुलम जो है ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम लोग इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन यूज कर देते हैं। चलिए, ऊपर की ओर नेट एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स ऊपर की ओर है, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर, मतलब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में इनफैक्ट आपको लिखना चाहिए अगर आप बिगनर हैं। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से लिखने का हैबिट होना चाहिए। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, चलिए नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना नेट फोर्स लग रहा है भाई? ऊपर एक टी लग रहा है, एक नीचे लग रहा है 2 न्यूटन। इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया t माइनस 2 इक्वल्स टू इसका मास कितना है भाई? 0.2 kg का ये मास है, 0.2 kg। ठीक है,
इनटू इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ से हो गया t - 2 = 0.8 और इसे सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू कितना आ गया 2.8 न्यूटन इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट कह रहा है अ कार इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सीलिंग, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इन स्टेडी स्टेट। चलिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक कार जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। क्लियर है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसके सीलिंग में कोई एक सिंपल पेंडुलम इस तरह से हैंग किया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम जो है वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। तो पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि एससी और में इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, वहाँ पर डिटेल हम बता चुके हैं। ये जब आगे की ओर इस तरह से कार मूव कर रहा है तो ये सिंपल पेंडुलम जो है वर्टिकल से सर्टेन एंगल पर पीछे की ओर इस तरह से बेंड हो जाएगा। देखिए और यहाँ पर इसमें जैसे मान लीजिए ये टेंशन प्रोड्यूस हुआ, इसी टेंशन के चलते इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा। अच्छा आप इसको ब्रेक करके आप देख भी सकते हैं। देखिए ये मान लिया अगर थीटा एंगल हुआ तो मैथ से आप समझ रहे हैं कि ये भी एंगल थीटा होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। नेट एक फोर्स इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा, मतलब सर्टेन एंगल से ये पीछे को इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो यही थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टेडी स्टेट में। क्लियर है। चलिए कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। भाई यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, एक ही चीज़ पे ध्यान आपका जाएगा कि हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम लोग क्या है कि इसमें फोर्स तो दिखा ही चुके हैं, अभी दो फोर्स इस तरह से लग रहा है और इसका सर्टेन मास होगा, इसका बॉब का सर्टेन मास होगा, मतलब इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं बॉब का मास अगर m होगा तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा mg। क्लियर है। चलिए तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या करते हैं, देखिए अब इस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसका सर्टेन एक्सेलरेशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, और जाहिर सा बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार के साथ ही मूव कर रहा है। चलिए और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेडी स्टेट में इसका कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये टी कॉस थीटा और mg दोनों बराबर होगा, मतलब कि दो इक्वेशन हम लोगों को निकलेगा और वहाँ से हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकलेगा। समझिएगा मतलब यहाँ पर v है, देखिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है तो t साइन थीटा, तो t साइन थीटा फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास कितना है बॉब का मास m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये कार के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक ही क्वेश्चन ये निकला। क्लियर है। चलिए दूसरा इक्वेशन अब वर्टिकल डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, आपस में सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि एक फोर्स इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की ओर टी कॉस थीटा, एक नीचे की ओर mg, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होगा, मतलब कि आप यहां से लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। अच्छा g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू भाई होता है 9.8, डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब ये पहला रिलेशन निकल गया, ये दूसरा हो गया। ये हॉरिजॉन्टल से हम लोग लिखे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज किए, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेम चीज़ आता। अदरवाइज न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज करके आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए दो इक्वेशन निकला है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों ही में राइट हैंड साइड RHS का टर्म बराबर है, m इंटू 9.8 m इंटू 9.8। इसका मतलब क्या होगा कि इधर का दोनों टर्म बराबर होगा, क्योंकि इधर का दोनों टर्म बराबर है। कहने का मतलब है कि t साइन थीटा इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, और यहाँ से आप समझ सकते हैं डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इधर आएगा तो इधर आपका टी तो कैंसिल हो गया, तो इधर tan थीटा, इधर 1 बच गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब थीटा 45 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट कह रहा है अ कुली कैरिंग अ बॉक्स ऑफ वेट W जंप्स फ्रॉम अ वॉल ऑफ हाइट H, कैलकुलेट द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम बिफोर ही रीच्ड द ग्राउंड। वेरी इजी, आप समझ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि सर्टेन हाइट H से कोई कुली जो है, एक कुली जो है, और क्या दिया हुआ था H के अलावा W, एक कुली कैरिंग अ बॉक्स ऑफ वेट W। जैसे क्या किया, एक पुली जो है सर्टेन हाइट H से एक बॉक्स को जो है वो इस तरह से लेकर जंप कर गया। इस बॉक्स का वेट W दिया हुआ है और ये जंप कर गया। तो जंप करने के दरमियान जब वो नीचे की ओर आ रहा है, कैलकुलेट द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम बिफोर ही रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने के पहले, मतलब कहीं भी मिडवे, आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। तो ग्राउंड पर जस्ट पहुंचने के पहले ये कितना लोड जो है ये फील कर रहा है, लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम, कितना लोड फील कर रहा है। तो कोई लोड फील नहीं करेगा, जीरो। इसका आंसर जीरो है। आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये जस्ट गिरने के पहले अभी क्या है, बहुत बेसिक तरीके से समझिए, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, चाहे ये बॉक्स है चाहे ये पर्सन है, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों नीचे की ओर जंप किया, मतलब बॉक्स के साथ ये जंप किया, तो अब क्या है कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, मतलब इस बॉक्स का भी नीचे की ओर ये फ्री फॉल में मूव कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन जी से मूव कर रहा है, और ये पर्सन जो है, ये कुली जो है, ये भी जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वैल्यू, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। ध्यान दीजिए, शुरू में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सेम एक्सेलरेशन से दोनों नीचे गिरना शुरू करता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि शुरू में दोनों का वेलोसिटी सेम है, कितना है, जीरो है। सेम एक्सेलरेशन से मतलब कि दोनों का जो अब स्पीड जो है वो सेम रेट से बढ़ना शुरू होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ब्लॉक आपका कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस नीचे की ओर, उतना ही डिस्टेंस उस पर्टिकुलर इंटरवल में कुली भी नीचे की ओर मूव कर रहा है। मतलब कि ये इस पर जस्ट सटा हुआ रहेगा, लेकिन ये इस पर कोई फोर्स, उसके चलते इस पर कोई लोड नहीं आएगा, क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस से ये नीचे की ओर दोनों मूव कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में जस्ट टच किया हुआ रहेगा, टचिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन कोई इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। बहुत ही आसान, थ्योरी में देख चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इट इज ऑब्जर्व दैट द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट, देन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर। मतलब कुछ सिचुएशन इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोई एलिवेटर है, मान लेते हैं ये एलिवेटर है, ठीक है, और ये एलिवेटर के बगल में इस तरह से ये क्या होता है, ये वॉल है, इस वॉल में इस तरह से एलिवेटर जो है मूव कर रहा है, अप डाउन इस तरह से मूव करता है। चलिए इसे समझ रहे हैं। और ये एलिवेटर जैसे मान लिया ऊपर में सर्ट है, इस पर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से वो ऊपर ऐसे जाता है या नीचे, जो भी आप समझ रहे हैं। चलिए, तो यही कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर। इस एलिवेटर का आपको मास दिया हुआ है 1000 kg, इस एलिवेटर का मास दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें जो केबल जो अटैच है, इस केबल में टेंशन कितना है, इस केबल में टेंशन कितना है, इस टेंशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000 kg वेट, मतलब कि 1000 न्यूटन इसका आपको दिया हुआ है, इसका टेंशन इसमें लग रहा है, इतना वैल्यू का फोर्स लग रहा है। 1000 kg वेट, 1000 kg का एलिवेटर है और 1000 kg वेट के बराबर, मतलब 1000 × 10 इतना वैल्यू का इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि एलिवेटर जो है, देन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर का क्या पोजीशन है, मतलब ये रेस्ट में है, सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, क्या पोजीशन है भाई। तो अब ध्यान दीजिए, इस पर दो ही फोर्स लग रहा है। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई भी पार्टिकुलर बॉडी जो है उसका पोजीशन क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन में, तो हम लोग उस पर देख लेंगे कि भाई नेट फोर्स किस तरह से लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो इसके मास के चलते नीचे की ओर, एक ये वेट लग रहा होगा mg, तो 1000 × g का वैल्यू 10, इतना वैल्यू का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से टेंशन भी इस पर ऊपर की ओर इतना ही वैल्यू का टेंशन लग रहा है। दोनों फोर्स बराबर है, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब है कि नेट फोर्स इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। इसका मतलब है या तो ये एलिवेटर रेस्ट में होगा या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है, मतलब एक्सेलरेशन में मूव नहीं कर रहा होगा, यही इसका पोजीशन होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट कह रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच अ फायरमैन कैन स्लाइड डाउन अ रोप व्हिच ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ हिज वेट। समझते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट।
सिचुएशन क्या है कि जैसे फायरमैन का मतलब क्या होता है, फायरमैन जहाँ पे जो कहीं जाते हैं आग वगैरह को बुझाने के लिए, तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा कि कोई फायरमैन जो है कोई ऊंचा बिल्डिंग होगा, वहाँ पर अपना किसी तरह पहुँचा, आग वगैरह को बुझाया है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि उसको बहुत जल्दी नीचे की ओर आना है। क्लियर है? तो कह रहा है कि वो एक रस्सी के सहारे नीचे आ रहा है, रस्सी के सहारे आ रहा है। चलिए ठीक है, और इस रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है 2/3 ऑफ हिज वेट। कहने का क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि ये जो फायरमैन है इसका मास अगर हम m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, mg वेट हो जाएगा, mg। लेकिन ये जो रस्सी है, इस रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ bs ये है 2/3 ऑफ हिज वेट। इसका वेट कितना है, mg, 2/3 ऑफ हिज वेट mg। कहने का मतलब है कि जब ये नीचे की ओर आएगा तो जाहिर सा बात इसमें क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन T। और इस T का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि T का मैक्सिमम वैल्यू इतना होना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। अगर T का वैल्यू 2/3 mg से ज़्यादा हुआ, रस्सी में टेंशन का वैल्यू 2/3 mg से अगर ज़्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, तो यही हम लोगों से पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम कितना एक्सेलरेशन से ये मूव करे, मिनिमम कितना एक्सेलरेशन से ये मूव करे सो दैट कि रस्सी भी नहीं टूटे भाई और ये नीचे की ओर आ जाए। क्लियर है? चलिए समझते हैं भाई। एक बात तो क्लियर है कि इसको नीचे की ओर आना है और इस T का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। जाहिर सा बात है, देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है तो मान लेते हैं कि ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर इस फायरमैन का हम लोग, फायरमैन का, चूंकि ये फायरमैन जो है रस्सी को इस तरह से हाथ से पकड़ा हुआ है, तो इसके हाथ पर, इस रस्सी पर जो है हाथ के थ्रू जो है ये टेंशन फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो कितना लिखेंगे, नीचे की ओर आ रहा सर्टेन एक्सेलरेशन ऐसे, तो नीचे की ओर इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg माइनस टी इक्वल्स टू इसका मास जो है फायरमैन का इनटू इसका एक्सेलरेशन। और यही ए का मिनिमम वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पर सब फिक्स है, इसका मास फिक्स है, जी का वैल्यू फिक्स है। ए का वैल्यू मिनिमम होने के लिए मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं टी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, टी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए ए का वैल्यू मिनिमम होने के लिए। मतलब और टी का वैल्यू ये मैक्सिमम आपको दिया हुआ है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ही हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू, अगर इससे ज़्यादा जहाँ हुआ तो रस्सी टूट जाएगा। तो चलिए टी का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो ए का ऑटोमेटिक मिनिमम वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा। तो टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई, 2/3 mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा m जो है वो सब तरफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा g माइनस 2g/3 और a, और यहाँ से a का वैल्यू डायरेक्ट आपका निकल जाएगा g/3 इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड अपॉन अ बॉडी ऑफ मास m, द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इट्स स्पीड इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड एवरी 2 सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बॉडी जो है जिसका मास मान लेते हैं अगर m है, इसी m का वैल्यू इनफैक्ट हम लोगों को निकालना है। तो जब 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि हर 2 सेकेंड में इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब है कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इसका ये रुका हुआ था 15 न्यूटन का, हमने क्या किया कि फोर्स लगाना शुरू किया। इस फोर्स के चलते इसको एक्सेलरेशन मिला होगा, एक्सेलरेशन के चलते इसका स्पीड बढ़ना शुरू हुआ होगा। तो शुरू में इसका स्पीड अगर 0 है तो 2 सेकेंड में इसका स्पीड कितना हो गया होगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो m का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। m का वैल्यू हम लोगों को जैसे ही निकालना है और इस पर फोर्स जो लग रहा है, कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स। ये 15 न्यूटन का फोर्स इस पे कंटिन्यू लग रहा है। तो डायरेक्टली हमारा ध्यान जो है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स दिया हुआ है, इसका मास निकालना है। और अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लें किसी तरह, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 2 सेकेंड में इसका स्पीड जो है कितना बढ़ा, ये हम लोगों को दिया हुआ है। बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना 2 सेकेंड में। इसका मतलब एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। सिंपल
10 माइनस 0/2 मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से, ध्यान दीजिएगा फोर्स इस पर कितना लग रहा है, इस ब्लॉक पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास कितना है वही हम लोगों को निकालना है, और कितना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हम लोग निकाल लिए हैं। इसका मतलब m का वैल्यू कितना होगा 15/5 मतलब 3 kg इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट कह रहा है फोर्स P इक्वल्स टू इतना वैल्यू दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हम लोगों को फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये फोर्स P है कोई फोर्स, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 6I - 3j इतना दिया हुआ है, और इस बॉडी का मास भी कितना दिया हुआ है 2 kg इसका मास दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इसका फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास हो गया 2 kg। क्लियर है। एक्सेलरेशन आपका कितना है 6I - 3j डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये हो गया 3I - 3/2j, और यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देंगे रूट अंडर, बहुत ही आसानी से, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 9 × 36 9 45/4 रूट अंडर 44 5/4, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्ट इसका वैल्यू 3.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मूव्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि जब लिफ्ट जो है स्टेशनरी पोजिशन में होता है तब उस लिफ्ट के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम जो लगा हुआ है उसका टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, जब लिफ्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, रुका हुआ है। क्लियर है। और जब वही लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर अगर मूव करने लगेगा तब इसके अंदर जो सिंपल पेंडुलम लगा हुआ था अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और दूसरे वाले पार्ट में अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर आने लगी उतना ही एक्सेलरेशन से तब इसका इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, कितना होता है 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। जब चूंकि लिफ्ट जब स्टेशनरी पोजीशन में है तो इस कंडीशन में g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं g इफेक्टिव, नेट जो g का वैल्यू होगा ये g ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगा तब g इफेक्टिव का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब ये रुका हुआ है तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा 2π√L/g, और इसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 4 सेकेंड। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, क्लियर है, तब इस फॉर्मूला में ये जो g जो आ रहा है इसका वैल्यू इनफैक्ट चेंज हो जाएगा। ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो अब ये g का वैल्यू इनफैक्ट g इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा g+4। अच्छा, ये कैसे होगा थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली अब इसका जो टाइम पीरियड है, मान लेते हैं इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड जब ऊपर की ओर जा रहा था लिफ्ट तब इसका टाइम पीरियड t1 था, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π√L, लेंथ तो सेम स्ट्रिंग का, ठीक है, ये हो जाएगा L/g+4 हो जाएगा। ये समझाते हैं g+4 कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। क्लियर है। उसी तरह जब ये नीचे की ओर लिफ्ट जब आएगा तब जो g का वैल्यू होगा, g इफेक्टिव का वैल्यू इस फॉर्मूला में ये हो जाएगा g-4, और अकॉर्डिंगली इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर इस केस में t2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2π फॉर्मूला के हिसाब से √L, और अब ये g के जगह पे हो जाएगा g-4। ये सब चीज़ डिटेल में आप वहाँ पर भी देखेंगे, SHM या ग्रेविटेशन वगैरह में भी आपको मिलेगा। क्लियर है। थोड़ा सा समझ लेते हैं g+4 या g-4 कैसे हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। भाई देखिए, जब ये रुका हुआ है
तो इस केस में इस पर नीचे की ओर मान लें mg फोर्स ये लग रहा है, इधर ये t लग रहा है, t जो है mg के बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये mg नीचे की ओर लग रहा है, ये टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ से हम लोग इसका न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन यूज करते हैं। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया t। अच्छा, इस पर ये t माइनस mg इक्वल्स टू, ये ध्यान दीजिएगा t यहाँ पर टेंशन लिख रहा है, ये यहाँ पर t1 इसका टाइम पीरियड लिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। t माइनस mg इक्वल्स टू m मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4। ध्यान दीजिए यहाँ से t कितना हो गया mg प्लस 4, mg+4। ध्यान दीजिए ये रिलेशन को देखिए, t इक्वल्स टू mg+4, और यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जब रुका हुआ है तो t इक्वल्स टू mg। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये g है और यहाँ पर g+4 आ गया। उसी तरह जहाँ पर ये जब नीचे की ओर आ रहा है तब आप इक्वेशन लिखकर देख लीजिए, t हो गया mg हो गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये हम लोग यहाँ पर देखिए इस रिलेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज कर रहे हैं। नीचे की ओर आ रहा है तो mg-2 नीचे की ओर नेट फोर्स हो गया इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना 4, और यहाँ से ध्यान दीजिए t का वैल्यू हो जाएगा mg-4। ध्यान दीजिएगा mg-4। तो इफेक्टिव जो g का जो वैल्यू है ये यहाँ पर कितना हो गया g-4, यहाँ पर कितना हो गया था g+4, यहाँ पर g का g रह गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट, t1 और t2 टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से अब सिंपल इनफैक्ट मैथ्स है, अब फिजिक्स खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 पाई रूट अंडर, देखिए इसको लिख सकते हैं अलग अलग, 2 पाई रूट अंडर l डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू 4। मतलब यहाँ से हम लोगों को 2 पाई रूट अंडर l का वैल्यू आ गया 4 रूट g। बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक जो दिमाग में आया। चलिए 2 पाई रूट अंडर, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हर फॉर्मूला में हम लोग को ऊपर में 2 पाई रूट अंडर l, 2 पाई रूट अंडर l इतना का वैल्यू हम लोगों को आएगा, और उतना का वैल्यू 4 रूट g रख देंगे तो सिंपल g का वैल्यू पुट करेंगे, t1 और t2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं t1 का वैल्यू। चलिए हम लोग t1 का वैल्यू निकालते हैं, ये तो यहाँ पे हम लोग करके दिखाएं। t1 का वैल्यू हम देखिए निकाल रहे हैं यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई ये ऊपर में आपका कितना हो गया 2 पाई रूट अंडर l, और नीचे में हो गया रूट अंडर g+4। क्लियर है? चलिए 2 पाई रूट अंडर l को हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट g। ध्यान दीजिएगा 4 रूट g, और ये नीचे में हो गया g+4। अच्छा g का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये 4 रूट अंडर 9.8 डिवाइडेड बाई ये 9.8 प्लस 4। क्लियर है? और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका वैल्यू 3.37 सेकेंड इतना टाइम पीरियड का वैल्यू निकल जाता है। क्लियर है? t2 का वैल्यू हम लोग अब निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा t2 टाइम पीरियड जो है, t2 का वैल्यू कितना है, इतना है। मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में 2 पाई रूट अंडर l है तो 2 पाई रूट अंडर l, और नीचे में कितना है रूट अंडर g-4, रूट अंडर g-4, और यहाँ से ये 2 पाई रूट अंडर l जो है, तो अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट g। तो ये ऊपर में हो गया 4 रूट g और नीचे में हो गया g-4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। g का वैल्यू 9.8, ये नीचे में हो गया 9.8 माइनस 4, मतलब 9 में से 4 गया 5, मतलब 5.8। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 5.19 सेकेंड आता है, मतलब कि टाइम पीरियड का वैल्यू सेकेंड वाले केस में इतना हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 27 इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द लिफ्ट मूव्स 1 upward and 2 downward with constant velocity then what will be the time period। कह रहा है कि अगर मान लिया ये एक्सेलरेशन के जगह पर एक्सेलरेशन से मूव नहीं करता, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लिफ्ट मूव करता, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे की ओर मूव अगर करेगा, तब इसका टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तब उस केस में जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है हमेशा t इक्वल्स टू mg रहता है। t इक्वल्स टू mg, चूंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब जी इफेक्टिव g ही रह जाता। मतलब इसका टाइम पीरियड का जो वैल्यू आता हमेशा 2 पाई रूट अंडर l बाई g ही रहता, मतलब कि टाइम पीरियड का वैल्यू जो है हमेशा 4 सेकेंड ही रहता। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।